और अग्निपथ में बात करेंगे कोलकाता केस इंसाफ की लड़ाई, सुप्रीम सुनवाई। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी। शीर्ष अदालत ने जूनियर डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या और अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल रहे। बेंच ने इस मामले में पीड़िता की पहचान उजागर होने पर चिंता जाहिर की। साथ ही इस केस में पुलिस जांच से लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका तक पर सवाल उठाए गए। कोर्ट ने मामले में 8 सदस्यीय टास्क फोर्स के गठन का फैसला किया। इसमें एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवासन के अलावा कई और डॉक्टरों का नाम शामिल किया गया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सिर्फ एक मर्डर का मामला नहीं है, हमें डॉक्टरों की सुरक्षा की चिंता है। बेंच ने कहा कि महिलाएं सुरक्षा से वंचित हो रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। सीजीआई ने पूछा, प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइन कराया गया? कोर्ट ने कहा कि हम पीड़िता की पहचान उजागर होने को लेकर भी चिंतित हैं। पीड़िता की फोटो और पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी को दिखाना चिंताजनक है। पीड़िता की तस्वीरें और नाम सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से बहुत चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता रेप और मर्डर केस में सुनवाई की और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से लेकर पुलिस और अस्पताल प्रशासन तक को सीधे कटघरे में खड़ा किया। बेंच ने सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की और मामले में लेट लापरवाही और कवर अप कर जमकर फटकार लगाई है। सीजीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि क्या प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बताया था? क्या पीड़िता के माता पिता को सूचना देर से दी गई? क्या उन्हें मिलने नहीं दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टरों को सुरक्षा कौन देगा? सीजीआई का कहना था कि आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा बंगाल पुलिस करने में असमर्थ है। ऐसे में हम चाहते हैं कि सीआईएसएफ को इसकी सुरक्षा सौंपनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा है। तो सुप्रीम फटकार है और सारा सिस्टम गुनहगार है। देखिए, इस पूरे मामले में जब से ये पूरा मामला सामने आया, हर दिन एक नई कड़ी सामने आती है। महत्वपूर्ण ये है कि इंसाफ कब मिलेगा, सजा का ऐलान किस दिन होगा, तमाम चीजों की एक न्याय प्रक्रिया जो है वो अपने हिसाब से काम हो रहा है वहां पर। लेकिन टास्क फोर्स बनाने का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया वो जाहिर तौर पर एक बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि लगातार अब तक जो चीजें आई थी, लगातार जो चीजें सामने आ रही थी, वो कई सवाल भी खड़े करती हैं कि क्या एक और ऐसी किसी घटना का इंतजार है या पहले ही क्यों इस तरह के डिसीजंस नहीं लिए गए। देखिए, बहुत सेंसिटिव मामला था नहीं, बल्कि मुझे लगता है कहना चाहिए अभी भी है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट जो निकलकर अब सामने आ रहे हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। इस चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रदीप बैस हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। टीएमसी का पक्ष रखेंगे पश्चिम बंगाल से एहतेशाम उल हक। एहतेशाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं चैतन्य भट्ट। चैतन्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले एहतेशाम जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। एहतेशाम जी, इस पूरे मामले में मुझे नहीं लगता कि एक एक बात को बताने की आज जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पूरा देश जानता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीजें आई हैं। लेकिन एक सुप्रीम सुनवाई इसलिए कही जा सकती है कि बहुत गंभीरता से एक राष्ट्रीय योजना बनाने के लिए टास्क फोर्स गठन की बात की गई है। उस टीम में कई ऐसे सीनियर डॉक्टर्स हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो आने वाले समय के लिए एक प्रॉपर चीजों को तैयार करके देंगे। लेकिन ये तो ठीक है, चलिए एक तरफ ये चीजें हो रही हैं, दूसरी तरफ ये जो लगातार जो प्रिंसिपल को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली बात सामने आई है, दूसरी चीज है कि न्याय प्रक्रिया में अभी भी जो बात कह रहे हैं कि रिपोर्ट 2 हफ्ते में आ जाए, 3 हफ्ते में आ जाए, महीने में आ जाए। घटना तो सर एक दिन में, एक रात में हो गई ना, तो इंसाफ दिलाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? मैं मानती हूं न्याय प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन फिर भी बहुत वक्त हो गया। इतने दिन तो मुझे लगता है जीवित रहने का अधिकार नहीं है। सबसे पहले ये तो जो घटना जो हुई है, ये दुर्भाग्यजनक घटना, इसकी तो जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये घटना ऐसी घटना होगी जो दिल दहला देने वाली, इसमें एक रूह कांप जाने वाली बात हो। इस तरह से दरिंदगी हम लोग समझते हैं कि इस तरह का दरिंदगी मतलब एक इंसान वो जानवर ही का रूप होता है जिस तरह से किया। अब रहा जांच की बात करें, देखिए हमारे राज्य की जो पुलिस के मामला थे, अब ये जो है हमारे सीबीआई के हाथों गया। उसके बाद में हमारे जो हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ सीबीआई के हाथों गया। तो
तो ये बहुत अच्छा हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आया। तो ये बहुत ही आज जो मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है कि CIS को दिया गया है कि जो मतलब नेतृत्व उनको गाइडलाइंस जो है उनको जिम्मेदारी दी गई है कि रात में जितने भी लोग मतलब जो ड्यूटी ऑन ड्यूटी में है तो उनके हिफाजत के लिए समझ लिए CIS। तो ये अच्छा फैसला है। पूरे भारत इस फैसले को स्वागत करता है और मैं भी इस फैसले को स्वागत करता हूँ। मेरी पार्टी भी इस फैसले को स्वागत करती है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ये बहुत ही एक सराहनीय फैसला है और हम समझते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द समझ लिए कि ऐसे मुलजिम जिस तरह का समझ लिए जो कांड किया है तो उसको सजाए मौत और सजाए फांसी होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो कोर्ट है ये समझ लिए कि वहां पे आज मैटर गया है। तो हम समझते हैं दूसरी 22 तारीख को जब ये होगी तो ये एक अच्छा मैसेज आएगा जो देश के हित में होगा और जो दुश्मन इस तरह का जो समाज में इस तरह की हरकत करते हैं तो वो बाज आएंगे। ये बहुत बड़ी समझ लीजिए कि ये दुर्भाग्यपूर्ण, ये दिल को दहला देने वाली जो हरकत मैंने समझता हूँ कि इस तरह की देखने को मिलता है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वाकई में सुप्रीम कोर्ट है। जिस तरह का आज जो उन्होंने CISF को जो जिम्मेदारी किया इस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ आपके चैनल के माध्यम, स्वदेश TV के चैनल के माध्यम से, और इसका मैं भव्य स्वागत करता हूँ। ठीक है, लेकिन एहतशाम जी आपकी सरकार पर कई सवाल उठे हैं, कोर्ट से भी फटकार लगी है, बहुत सारे पहलू डे 1 से इस पूरे मामले में आए। देखिए कहीं न कहीं तो ये हमारे राज्य में हुए इस तरह की जो घटना, तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ये तो समझ लिए कि एक तरह से परेशानी की बात आएगी। लेकिन हमारी सरकार समझ लिए कि पहला ही दिन समझ लिए एक अभियुक्त को अरेस्ट किया गया है और उसको पुलिस के हाथों दे दिया गया है। समझ लिए उसको, समझ लिए वो जेल के सलाख के पीछे है। और उसके बाद में जो हमारे भी ऑलरेडी जो मतलब जिनके साथ में घटना घटी थी, जो हमारे बीच में हमारी डॉक्टर नहीं है, हमारी बहन नहीं है, वो बहन के रूप में जो नहीं है, उनके माता पिता से हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने तमाम उनको आश्वासन दिया कि जिस तरह का भी समझ लिया आपको चाहिए उस तरह की हमारी सरकार प्रावधान मतलब आपके लिए खड़ी रहेगी। और उन्होंने डिमांड किया, खुद हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने डिमांड की। यहाँ तक कि आप देखेंगे, मैं स्वदेश TV के चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि ये देखेंगे कि हमारी नेत्री भी कोलकाता के राजपथ की सड़कों पर उतर कर CBI से अपील की कि इसका फैसला समझ लिया जल्द होना चाहिए। और ऐसे मुलजिम जो इस तरह के काम करते हैं, जो समझ लिए इंसानियत के नाम में शर्मसार है, हमें शर्म आती है ऐसे इंसान के नाम लेने पर, उसको समझ लिए कि हम लोग हमारी पार्टी की मुख्य ममता बनर्जी ने अपील के रास्ते में चल करके और समझ लिए हम लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है, इसलिए कि इंसानियत के खिलाफ, मानवता के खिलाफ हुआ है। तो ये हमारी राज्य सरकार के मेरी कोलकाता में इतनी बड़ी घटना हुई तो इसमें हो सकता है कि कुछ न कुछ हमें फेस का सामना करना पड़ेगा। मैं उसके लिए सामना करने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि ये बहुत दुखद वाली घटना है। इसमें हर आदमी जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो प्रोटेस्ट कहीं जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं उनके इस प्रोटेस्ट में मैं शामिल हूँ। ठीक है, चलिए प्रदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रदीप जी, सुप्रीम सुनवाई तो बहुत अच्छी है, इसका सब लोग स्वागत कर रहे हैं। टास्क फोर्स बनाने की बात हो रही है, कई सारे ऐसे मेंबर्स, कई सारे ऐसे सदस्य इसमें होंगे जो स्पेशलिस्ट हैं, जाहिर तौर पर होना चाहिए, क्योंकि एक राष्ट्रीय योजना के रूप में इसको देखा जा रहा है कि आने वाले समय में इस तरह की जो घटनाएं हैं कम से कम वो ना हो। अब किसी और एक घटना का इंतजार नहीं किया जा सकता, तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा है कि ठीक है, देखिए न्यायालय पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन मुझे लगता है जिस दिन से ये घटना हुई तब से ममता सरकार पर भी सवाल उठे, बहुत सारी चीजें भी आई हैं। पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, पहले कभी इस तरह की चीजों को नहीं सोचा गया, आज इतना सोचने की जरूरत पड़ रही है। आप सोचिए, इतना जघन्य अपराध हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। कितनी चीजें एक हर दिन कुछ नया चीज आई। पहले वो मामला आया, फिर बोला बाद में CBI को देंगे, फिर CBI के पास जाता है, फिर उसमें कहा जाता है 2 हफ्ते में रिपोर्ट दो, फिर वो हाई कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। मतलब आप समझिए कि किसी को इंसाफ चाहिए हो ना, तो वो पता नहीं इंसाफ भी उसको प्रॉपर मिल पाए या नहीं। साक्षी जी, अपनी बात शुरू करूं उससे पहले क्या मेरी आवाज आप तक ठीक से पहुंच पा रही है और दर्शकों तक? हाँ, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। धन्यवाद साक्षी जी। शायद आप काफी समय से मैं आपके चैनल पे आकर के और आपके साथ कार्यक्रम में चर्चाओं में मैं हिस्सा बनता रहा हूँ, लेकिन आज मेरी मनस्थिति कुछ भिन्न है। और देखिए, शायद आपने अपने प्रोफेशनल करियर में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसी टिप्पणियां इससे पहले दी, और सुप्रीम कोर्ट में जब भी फांसी की सजा होती है तो उसको कहते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर, जब होता है कोई अपराध तब उसे फांसी की सजा दी जाती है। उसी तर्ज
22 वर्ष हो गए मुझे स्नातक हुए 23 वर्ष, और उसके बाद से ये चीजों को क्लोजली वॉच करते हुए, तो 27 साल मान के चले, 30 साल जनरल नॉलेज के ऊपर ध्यान से रखते। मुझे याद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले इस प्रकार का कोई ऑब्जर्वेशन दिया हो। हालांकि ये लाइव है तो हम कभी उसको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मीडिया के बंधुओं द्वारा ये ऑब्जर्वेशन को जो है विभिन्न माध्यमों से जनता के समक्ष रखा जाता था, जो लोग उसको कवर कर दे। लेकिन आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन रहा है, आप बताइए क्या वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं रहा है? क्या जो प्रश्न किए गए, अब आते हैं हम वर्तमान अपनी स्थिति में, केंद्र की स्थिति में और राज्य की स्थिति में। ममता बनर्जी जी एक ऐसी नेता है जो अवसरवादिता के पहले तो वो किस किस बातों पे आए, उनका राजनीतिक अगर आप जीवन देखें तो लगता है कि क्या कोई बहुत बढ़िया उन्होंने कैरेक्टर अपना रोल प्ले किया। लेकिन जब से बंगाल में उन्होंने तुष्टीकरण को शुरू किया है, शायद वो कांग्रेस से भी ज्यादा भयावह उनका तरीका है तुष्टीकरण का। और उसकी परिणति देखिए कहाँ पे हुई। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं ये करूं कि बताइए, मतलब गवर्नमेंट एक मशीनरी जो है सबूतों को मिटाने के लिए लगी। आप टिप्पणियां देख लीजिए, तो उच्च न्यायालय की आप टिप्पणियां देख लीजिए, मतलब जो उनके वकील थे, देश के माने जाने वकील, राजनेता भी रहे हैं, भगाए गए, इधर उधर गए, लेकिन आप देखिए उनको जवाब देना बन रहा था क्या? ऐसे मतलब टॉप के वकीलों को भी जवाब देने में पसीने छूट रहे थे, वो पसीने दिख रहे थे देश की जनता को, और मीडिया के बंधुओं को वो दिख रहे थे कि इनकी स्थिति क्या है, जिसको बोलते ना काटो तो मतलब काटे पानी न मांगना। आज बंगाल सरकार के वकीलों की वही हालत थी, और इस पर चर्चा की जाए तो ये इतना भयावह है। आज तक मैंने अपने अभी तक इस घटना के अलावा शायद सार्वजनिक तौर पे इतना कहीं नाम नहीं सुना कि विक्टिम का फोटो बाहर आ गया, विक्टिम की स्थिति बाहर आ गई। उच्च न्यायालय का ये आदेश है कि विक्टिम की फैमिली में उसका विक्टिम का नाम डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। सरकारी मशीनरी का फेलियर है। हमारी सरकार केंद्र में है, लेकिन हम लोग जो है सरकार बर्खास्त करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। हम संविधान में भरोसा करने वाले लोग हैं, संविधान के भरोसे पे हम आगे बढ़े। लेकिन आप कल्पना करिए कि अगर एक सरकार होती तो क्या वो करती ऐसा, संयम बरतती इस प्रकार का? आज स्थितियां भयावह है। मेरी भी बहनें हैं, मेरी भी बेटी है, और हम भी समाज में उठते बैठते हैं, बड़े करीब से सूक्ष्मता से लोगों को देखते हैं। देखिए घटनाएं हर जगह पे होती हैं, घटनाएं होती रहती है, और पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था है कि उसको न्याय मिलता है, या कोशिश रहती है कि ऐसा न हो। लेकिन कलकत्ता में संगठित रूप से सरकारी मशीनरी को इतना क्विक एक्शन दिया गया कि सबूत मिटाए जा सके, उसको डिरेल किया जा सके, जांच को डिरेल किया जा सके। और मतलब हमको तो लगता है कि 1 घंटे का भी कार्यक्रम कम रहेगा तो इस चर्चा को ध्यान में रख करके जनता के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था, ठीक है, एक सवाल क्या था उनसे। आप अंदाजा लगाइए राखी जी, व्यथा का, हृदय की व्यथा का। मैं आज इस मनस्थिति में नहीं हूँ कि मैं राजनीति को लेकर के और बढ़ चढ़ के बोलूं, अपना आक्रोश प्रकट करूं, लेकिन सही में आज व्यथा ऐसी है कि मेरे पास उस व्यथा को वर्णित करने के लिए शब्दों की कमी पड़ रही है। ठीक है, चलिए चैतन्य जी, आवाज पहुंच रही है? चैतन्य जी, मुझे तो अभी इस वक्त ये लगता है कि क्या सिर्फ आरोपी जो है वही गुनहगार है? मेरे सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या सिर्फ जो आरोपी गिरफ्त में है क्या वही गुनहगार है? सिस्टम, सरकार, प्रशासन, जो चीजें हुई, पहली बार हो रही थी दुष्कर्म की कोई घटना, उसके बाद इतनी चीजें सामने आ गई हैं। और रही बात जो बार बार सुप्रीम कोर्ट भी जिस पर नाराज हुआ कि आपने उसका नाम डिस्क्लोज करना, दूसरी चीज उसकी पहचान को उजागर करना, तमाम चीजें करना, ये तो सबको पता होता है। इतना नासमझ छोटा सा प्रशासन या बच्चा तो है नहीं, सरकार बच्ची तो है नहीं कि उन्हें समझ नहीं आता। कैसे हो गई ये चीजें? और इससे भी इतर जो इतनी नाइट शिफ्ट्स होती हैं, मैं जब से इस पूरे मामले पर आई हूं, कई डिबेट्स पे बैठी हूं, मेरा हमेशा एक सवाल होता है कि क्यों आप लोग नाइट शिफ्ट्स जो होती हैं या इस तरह से डॉक्टर्स जो होते हैं जिनको भगवान की तरह देखा जाता है, और ऐसे लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है जिनका आना जाना था, तो क्यों नहीं देखा गया? क्यों सिक्योरिटी नहीं थी? अब हम उन सारी चीजों के लिए जाग रहे हैं। लेकिन मैं तो फिर भी बोलती हूं कि क्या आज ये जो सुप्रीम सुनवाई हुई है, इसके बाद जो हमें कल्पना कर रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं होगा, मानते इस चीज को? देखिए राकेश जी, ये हर सरकार की यही आदत होती है कि जब कोई घटना होती है उसके बाद
बहुत तेजी से स्थितियां बदलती हैं और तमाम तरह की बातें की जाती हैं कि गहराई से जांच होगी और कड़े से कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन होता नहीं है ऐसा। आप देखिए कि निर्भया कांड जो हुआ था 2012 में, उसके जो अपराधी थे उनको 8 साल बाद फांसी हुई। 8 साल का जो समय है, उनके माँ बाप, उनके जो अभिभावक थे, उन्होंने किस तरह से व्यतीत किया होगा, इसकी कल्पना वही कर सकते हैं जिनके साथ इस तरह की घटना हुई है। इसके पहले आप देखिए कि जो अरुणा शाहबाग थी, शानबाग थी, बंबई के एक अस्पताल में, जिसको कुत्ते की जंजीर से जिसका गला घोंट दिया गया, वो 42 साल कोमा की स्थिति में रही। उसकी सहयोगी नर्सों ने उसकी सेवा। तो होता क्या है कि जब कोई घटना होती है तब आक्रोश होता है, जनता सड़क पे आती है, पॉलिटिकल जो पार्टीज के लोग हैं वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी। आज 40-42 साल हो गए हैं और निर्भया कांड को भी मेरे ख्याल से एक युग बीत गया, 12 साल का, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात जरूर हुई है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले भी गए, लेकिन सवाल इस बात का है कि उसमें भी एक टाइम लिमिट आपको तय करना होगा कि हमको 6 महीने या 8 महीने या 1 साल के भीतर किसी भी अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि जो घटना हुई है वो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही भयावह है, और उसमें जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार का जो एक रोल रहा है, जैसे आप देखिए उसमें सबसे बड़ा रोल जो संदीप घोष है, प्रिंसिपल है वहां के, उनकी हैसियत आप देखिए कि उनको वहां से हटा के तत्काल और बड़े अस्पताल में प्रिंसिपल बना दिया। इससे क्या अंदाज लगाया जा सकता है। दूसरी बात, इतनी गंभीर चीज थी, इतना बड़ा गंभीर मामला था कि जिसपे हाई कोर्ट में भी सुनवाई हो रही, सीबीआई की भी जांच शुरू हो गई है, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि ये एक ऐसी बड़ी घटना है जिसपे हमें खुद संज्ञान लेना चाहिए, और हाई कोर्ट अपने आधार से जांच कर ही रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो टास्क फोर्स की बात की है, तो मुझे लगता है कि टास्क फोर्स होना चाहिए जो इस तरह के अस्पतालों में जहाँ पर बच्चे बच्चियां ट्रेनी के रूप में काम करती हैं, उनकी रात बिरात ड्यूटी लगाई जाती है। निर्णय तो ये होना चाहिए कि किसी भी लेडी डॉक्टर की ट्रेनिंग अगर वो है तो उसकी नाइट ड्यूटी ना लगाई जाए। पुरुषों की कोई कमी तो है नहीं कि आप डॉक्टर हैं, उनकी ड्यूटी आप नहीं लगाए जा सकते। दूसरी बात, वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था, सीआईएफ को देने की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, सीआईएसएफ को वहां की सुरक्षा की गारंटी जिम्मेदारी दी है, निश्चित तौर पर अच्छी बात है, लेकिन अस्पताल के भी जो अपने सुरक्षा कर्मी होते हैं वो वहां क्या कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जो इसमें परतें लगातार खुलती आ रही हैं कि किस तरह से वहां पे उस जगह को डिमोलिश करने की कोशिश, अरे भाई क्यों की गई। जब फॉरेंसिक वाले आते हैं तब तरह तरह की चीजों का उसमें वो खोजबीन करते हैं, उसमें से बहुत सी ऐसी मिलती हैं जो कोर्ट में सबूत के तौर पे पेश की जा सकती है, लेकिन उसको डिमोलिश करने की जरूरत क्या थी। दूसरी बात, इतनी बड़ी भीड़ 7,000 लोगों की कैसे वहां पे अस्पताल में घुस गई। तो पुलिस क्या कर रही थी, कमिश्नर जो है पुलिस वो अपने हिसाब से लोगों को नोटिस दे रहे हैं। दूसरा, जो लॉकेट चटर्जी है बीजेपी की नेता, उन्होंने उसकी लड़की की पहचान जाहिर कर दी है, उसकी फोटो जाहिर कर दी। तो ये तमाम चीजें जो है ये कहीं ना कहीं उन अभिभावक के लिए बहुत ही कष्टकारी है जिनकी बेटी की इस तरह से एक हत्यारे और दुर्दांत व्यक्ति ने हत्या की और उसके साथ रेप किया। मुझे लगता है कि सरकार को इन तमाम चीजों पर बहुत गहराई से और बहुत कड़ाई से अंकुश लगाने की जरूरत है, क्योंकि देखिए समाज है, समाज में अपराध तो कभी खत्म नहीं हो सकता। जब तक समाज रहेगा तब तक अपराध रहेगा, लेकिन अपराध की सजा इतनी जबरदस्त हो कि अपराध करने वाला 10 बार सोचे कि हम ये अपराध करें कि ना करें। विशेषकर चैतन्य जी, वही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैंने कहा ना आपसे, दुष्कर्म की घटना पर, और कहते हैं जघन्य अपराध जैसा जो दुष्कर्म आता है, मतलब सोचते हुए भी लगता है कि मतलब क्या देश है हमारा और किस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं यहाँ पर। पहली बार डिस्कशन नहीं है, कई डिस्कशंस, बहुत सी डिबेट्स इस पे करी। हमेशा एक ही सवाल आता है, सख्त कानून हो, सख्त सजा हो, लेकिन वो हो नहीं पाती। फिर एक कोई घटना ऐसी आ जाती है, उससे भी विभत्स, उससे भी दर्दनाक, फिर सोचने बैठते हैं अच्छा ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ऐसा करेंगे, होता कुछ नहीं है। कोई ऐसा जिम्मेदार है जो इसको लेकर काम करे, जो वाकई में कोई सख्ती दिखाए। अब तो पक्ष विपक्ष इतने अच्छे सदन में है, क्यों कोई चीज इतनी गंभीरता से नहीं हो पा रही है। मैं सुप्रीम सुनवाई जो हुई बहुत अच्छा है, टास्क फोर्स बनेगी, तमाम चीजें आएंगी, लेकिन मुझे अभी भी लगता है जिस सजा की आप बात कर रहे हैं, जब तक उसका प्रावधान नहीं होगा तब तक ये घटनाएं नहीं रुक सकती।
जी बिल्कुल, देखिए ये सब सरकारों का काम है कि आप कड़े से कड़े कानून बनाए। निर्भया कांड के बाद से नए कानून भी बने थे दुष्कर्म को लेके, लेकिन सवाल वही आती है कि न्याय व्यवस्था का भी अपनी एक परिपाटी है, उसमें बहुत लंबा समय लगता है न्याय पाने में। मैंने जैसे आपको बताया कि 8 वर्ष लग गए उनको फांसी पे चढ़ाने, निर्भया के गुनहगार। उसके साथ उस जो नाबालिग बच्चा था उसको 3 साल बाद उसको 3 साल की सजा काट के वो आजाद हो गया, अभी भी घूम रहा है मजे से। तो ये तमाम चीजों पे जो अपराध से संबंधित लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनको एक सरकार कमेटी बनाए कि किस तरह से। अब जरूर ये बात चल रही है कि जो नाबालिग हैं अगर वो इस तरह के कृत्य करते हैं तो उनको बालिग जैसी सजा दी जाए, निश्चित तौर पे दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर वो नाबालिग है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी तरह से इस तरह के दुष्कर्म। सर मैंने कहा ना आपसे, एक चीज को देखना पड़ेगा भाई, नाबालिग हो या बालिग हो, जो आपने कृत्य किया वो तो आपने किया ना। आपने ये सोच के तो नहीं कि आप बालिग हो या नाबालिग हो तो सजा भी बराबर मिलेगी। मौत की सजा है तो मौत की सजा डिजर्व करते हैं, मिलनी चाहिए। या तो मौत की सजा नहीं है तो अब मुझे तो ऐसा लगता है ऐसे लोगों को उम्र कैद की भी जरूरत नहीं सर। जेल में बैठ के भी सिर्फ रोटियां तोड़ेंगे और कुछ नहीं होता, कुछ भी नसीब नहीं होना चाहिए। ये सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, मैं बार बार बोलती हूँ, कई डिबेट्स पे बोलती हूँ। खैर समय भी हो गया है एहतेशाम जी, क्योंकि पश्चिम बंगाल कोलकाता का ये मामला ममता सरकार पर सवाल उठे हैं। कम से कम अब आने वाले समय में इसके लिए कोई ऐसी चीज, हालांकि ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, सरकार को करना है कोई ऐसा। प्रदीप जी आपसे भी उम्मीद है, मुझे लगता है सरकार क्योंकि केंद्र में है, कोई ऐसी चीजें लाइए, कोई ऐसा सख्त सजा का प्रावधान हो, पक्ष विपक्ष मिलकर बनाए, ताकि थोड़ा सा डर और भय पैदा करने की कोशिश हो। पहले एहतेशाम जी आप जल्दी से बोलिएगा। जी मैं इस बात की राखी जी बहुत स्वागत करता हूं, आपने जो भी लास्ट में जो बात कहे हैं कि एंड ऑफ द मोमेंट में कि इस तरह का कोई भी सजा का ऐलान हो, जो कि मतलब कोई भी अपराधी वो 10 मरतबा सोचे, चाहे वो बालिग हो या नाबालिग हो, लेकिन वो तो दुष्कर्म करने वाला, उसके लिए कोई उम्र नहीं होता। उसको हम तो समझते हैं कि ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई कानून बने जिसको विद इन समझ लिए कि 6 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ के अंदर में ऐसा कोई हमारा समझ लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलाकर कोई ऐसा सिस्टम में लाए कि ऐसे लोगों को बीच रास्ते में फांसी दे। ठीक है प्रदीप जी, मैं रोकूंगी सर क्योंकि समय हो गया। प्रदीप जी बहुत जल्दी से एक लाइन में। राष्ट्रपति आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा संपूर्ण विपक्ष से कि सरकार अगर इस तरह की कोई प्रक्रिया करती है या कोई ऐसा समाधान लेके आती है तो कम से कम विनती है वहाँ राजनीति ना करेंगे, क्योंकि विपक्ष के नेताओं के बयान बड़े दुखी करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि कम से कम इन मामलों से वो गंभीरता से बरतेंगे, क्योंकि माताओं और बहनों और बेटियों की बात है। चलिए क्योंकि समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए कोलकाता का जो पूरा मामला है उसमें कहीं ना कहीं एक सुप्रीम सुनवाई हुई है, इंसाफ की ये लड़ाई लगातार जारी है, टास्क फोर्स बनाने की बात की गई है, लेकिन एक बात निकलकर सामने आई है, जब तक कोई सख्त सजा सामने आप नहीं देंगे तब तक ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है। अब इस पूरे मामले में आगे और क्या होता है, क्या ऐसी कोई और घटना हमारे सामने आएगी या फिर यहां विराम लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में फिलहाल इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।